हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डॉम मैनिपुलेशन के बारे में बात करेंगे। तो इसका एक कंप्लीट एग्जांपल देखेंगे। तो अभी तक जितनी भी हमने चीज़ें देखी हैं कि एलिमेंट्स को क्रिएट कैसे करते हैं, रिमूव कैसे करते हैं, अगर एक पर्टिकुलर एलिमेंट का टेक्स्ट चेंज करना है तो वो कैसे करेंगे, तो वो सारी चीज़ें कवर करेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक जेसन डेटा है। तो जेसन के बारे में अभी तक हमने कोई बात नहीं करी है, बट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स हैं। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं समरी जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, वो हमारे डेटा के अंदर है। तो इस तरीके से हमारे पास ये ऑब्जेक्ट्स हैं। इवन ये जो रीजनल वाला डेटा है वो एक एरे है। तो इस डेटा का हम लोग यूज़ करेंगे, जेसन के ऊपर सेपरेटली बात करेंगे। सिमिलरली नेटवर्क रिक्वेस्ट मार के इस डेटा को रीड कैसे करेंगे तो उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो होगा। तो अभी के लिए इस डेटा को हम लोग सेव कर लेंगे एज अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, और इस डेटा के बेसिस पे हम लोग अपनी HTML रेंडर करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम लोग एक डैशबोर्ड बनाएंगे। ये कोविड का डेटा है हमारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रीजन स्पेसिफिक हमारे पास डेटा है। तो इसको हम लोग अपने डैशबोर्ड पे रेंडर कराएंगे। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं कि अंडमान एंड निकोबार में कितने कन्फर्म्ड हैं, कितने डिस्चार्ज हो गए। तो इस तरीके से ये हमारे पास पूरा डैशबोर्ड है। देखेंगे कि इसको किस तरीके से हम लोग डायनेमिकली बनाते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो ये मैंने एक सिंपल HTML डिफाइन करी है डैशबोर्ड के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिंपल एलिमेंट्स है हमारे पास। यहाँ पे ये हमारे पास टोटल काउंट का एलिमेंट है। सिमिलरली रिकवर काउंट के लिए भी हमारे पास एक एलिमेंट है। तो इनकी वैल्यू चेंज करेंगे डेटा के बेसिस पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास टेबल है जो रेंडर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हम लोग रेंडर करवाएंगे कि एक TR बनवाएंगे। तो देखते हैं ये सारी चीज़ें कैसे करेंगे। और ये वाला जो हमारे पास डेटा है इसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। इस डेटा के बेसिस पे हम लोग अपनी HTML रेंडर करेंगे। तो ये सिंपल हमारी जावास्क्रिप्ट है, जिसके अंदर एक जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल डिफाइन किया मैंने कोविड डेटा, जो कि हमारा एक ऑब्जेक्ट है, जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है ये। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट कीज़ हैं। तो देखेंगे इसके बेसिस पे हम लोग HTML कैसे जनरेट करते हैं। तो ये जो डेटा वाली फाइल है उसको मैंने अपने पेज पे इंक्लूड कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं data.js को मैंने स्क्रिप्ट टैग के अंदर डाल दिया। अब जितना भी हमारा जावास्क्रिप्ट का लॉजिक होगा वो हम एक सेपरेट फाइल में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक और स्क्रिप्ट टैग लगाता हूँ और उसको मैं यहाँ पे नाम देता हूँ index.js। तो जितना भी हमारा रेंडरिंग वाला लॉजिक होगा वो हम index.js में लिखेंगे। तो अभी के लिए index.js पे जाते हैं और यहाँ पे अपने डेटा को लॉग कराते हैं console.log, और यहाँ पे मैं एक्सेस करूँगा कोविड डेटा और इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो इसके अंदर हमारे पास सारा डेटा है। तो इसको एक्सेस करते हैं और HTML जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले ये समरी वाला पोर्शन जो इसको अपडेट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स बने हुए हैं, इनकी वैल्यू चेंज करनी है हमें। तो देखते हैं वो कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे अनऑफिशियल समरी है हमारे पास, ये एक एरे है और यहाँ पे 0th एलिमेंट पे हमारे पास ये वैल्यूज़ दे रखी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिव केसेस की जो वैल्यू है वो है 626192 और यहाँ पे हमारे पास ये लिखा आ रहा है। तो इस डेटा को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसको इंस्पेक्ट करता हूँ यहाँ पे मैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस पर एक ID लगी हुई है। तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे एलिमेंट को पकड़ने के लिए और इसका डेटा चेंज करते हैं। तो इस कोड को मैं ऐसे रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं लेट एक्टिव काउंट, और यहाँ पे मैं कॉल करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और यहाँ पे इसकी ID का यूज़ करेंगे एक्टिव काउंट। तो इस तरीके से हम लोग इस एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। तो डिफरेंट एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसकी जो ID है वो है टोटल काउंट, तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे। सिमिलरली अगर मैं रिकवर्ड वाले पे जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे रिकवर्ड काउंट है इसका नाम, और अगर डेथ वाले पे जाते हैं तो इसका नाम है डेथ काउंट। तो इनको हम लोग एक्सेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको 3 बार पेस्ट कर देते हैं और इन पे ID चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेथ काउंट। तो इस तरीके से हमारे पास 4 एलिमेंट्स के लिए 4 वेरिएबल्स हैं। तो इनको लॉग कराते हैं, देखते हैं ये एक्सेस हो भी पा रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे मैं console.log लगाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ एक्टिव काउंट। तो अभी के लिए इसको एक्सेस करते हैं और रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास नल आ रहा है, मतलब ये जो एक्टिव काउंट वाला एलिमेंट है वो हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखते हैं क्या रीज़न है उसके पीछे। तो वापस अपने HTML स्ट्रक्चर पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे index.js को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, बट जो हमारा पेज रेंडर होता है वो टॉप टू बॉटम होता है। तो सबसे पहले ये वाला पोर्शन रेंडर होगा, फिर ये वाला पोर्शन रेंडर होगा, उसके बाद जाके ये वाला हमारा पोर्शन रेंडर होगा। बट उससे पहले ही हम लोग अपना जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट कर दे रहे हैं। तो हमारे एलिमेंट्स बने नहीं होंगे और हम उनको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास नल ही आएगा कि अभी एलिमेंट्स एक्सेस नहीं करते हैं पेज पे, क्योंकि आपकी जावास्क्रिप्ट यहीं पे एग्जीक्यूट हो जाएगी, बट आपके एलिमेंट जो है वो बाद में बनेंगे। तो अगर मैं स्क्रिप्ट टैग को उठा के नीचे की तरफ लिख देता हूँ तो जस्ट बॉडी क्लोज होने से पहले यहाँ पे हम लोग स्क्रिप्ट टैग लगा देंगे, जिससे हमारे जो एलिमेंट्स है वो जनरेट हो चुके होंगे पेज पे। तो इससे क्या होगा, जो हमारा पेज है वो टॉप टू बॉटम रेंडर हो रहा होगा। तो हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद हम उनको जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक्सेस करेंगे तो वो हमें मिल जाएंगे। इसलिए ये स्क्रिप्ट टैग जो मैंने एंड में लगाया है। तो आपने देखा होगा बहुत सारी फाइलों के अंदर जो जावास्क्रिप्ट होती है वो सबसे एंड पे लगी होती है, क्योंकि आप चाहते हो कि आपका डॉम रेंडर हो जाए, जो आपके एलिमेंट्स हैं वो रेंडर हो जाए, उसके बाद आप अपना जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट करो। तो इस तरीके से हम लोग स्क्रिप्ट टैग को एंड में लगाते हैं। तो जब भी हम लोग डॉम मैनिपुलेशन कर रहे होंगे तो हम अपने स्क्रिप्ट टैग को एंड पे लगाएंगे, क्योंकि जिन पे हमें मैनिपुलेशन करना है अगर वही एलिमेंट्स हमारे पेजेस पे अवेलेबल नहीं होंगे तो हम किन को एक्सेस करेंगे और किन को चेंज करेंगे।
इसलिए पहले आप एलिमेंट्स को रेंडर करवाएंगे, उसके बाद अपना जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसलिए ये जो स्क्रिप्ट है उसको एंड में इंक्लूड किया है। तो अब इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्टिव काउंट वाला जो हमारे पास एलिमेंट है वो आ चुका है। तो इसकी वैल्यू चेंज करते हैं। अब मुझे इस एक्टिव काउंट वाले की इनर HTML को चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं एक्टिव काउंट को पकड़ूंगा .inner.html। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जिससे हम इसकी HTML चेंज करेंगे। और यहाँ पे मैं इसको सेट कराऊंगा कोविड डेटा अनऑफिशियल समरी है इसके अंदर। और ये हमारे पास एक एरे है तो इसका 0th एलिमेंट एक्सेस करेंगे। डॉट लगाता हूँ यहाँ पे मैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास एक्टिव वाला काउंट है तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग अपने डेटा का यूज़ करेंगे इसकी वैल्यू को सेट कराने के लिए। तो ये डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, इनको भी सेट कर देते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं डेथ काउंट को एक्सेस करूँगा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करेंगे। तो एक बार अपनी UI पे चलते हैं, देखते हैं क्या चेंज हुआ है इसकी वजह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा डेटा चेंज हो चुका है। तो अगर मैं इस एक्टिव वाले केसेस की बात करूँ तो यहाँ पे नंबर है हमारे पास 626192। और अगर मैं इस डेटा पे जाता हूँ तो एक्टिव में हमारे पास सेम डेटा आ रहा है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि अभी ये हमें बता नहीं रहा है ये किस चीज़ का डेटा है। तो वापस हम जावास्क्रिप्ट पे चलते हैं और उसमें कुछ चेंजेस करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डेटा बाइंड करा रहे हैं। अब ये हमारी जावास्क्रिप्ट ही है। तो यहाँ पे मैं इसके आगे स्ट्रिंग अपेंड कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ एक्टिव केसेस और यहाँ पे मैं प्लस लगा देता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कंकैटिनेट कर सकते हैं स्ट्रिंग्स का। सिमिलरली यहाँ पे लिखता हूँ डेथ्स। तो ये जावास्क्रिप्ट का ही कोड है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग कंकैटिनेशन की है। तो इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारे पास डेटा आ रहा है। यहाँ पे ये बता रहा है कि मुझे ये एक्टिव केसेस हैं, ये आपकी डेथ्स हो चुकी हैं। तो इस तरीके से हम लोग डेटा के बेसिस पे एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। तो अब इस टेबल को रेंडर कराते हैं। तो देखते हैं इसके अंदर क्या डेटा है। तो यहाँ पे मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे हर रो के लिए मेरे पास एक TR होगी, उसके अंदर ये हमारे पास डिफरेंट TD हैं। TD के अंदर ये मेरे पास एक लोकेशन है, उसके कन्फर्म केसेस हैं, डिस्चार्ज कितने हुए हैं, डेथ कितनी हुई है। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास TD हैं। बट अगर मैं इस डेटा पे जाता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो देखेंगे इनको कैसे फिल्टर आउट करेंगे। मतलब इस डेटा में से मुझे सिर्फ 4 ही प्रॉपर्टीज़ चाहिए, मतलब एक नया ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं। तो यहाँ पे मैं मैप फंक्शन का यूज़ करूँगा, अपनी नीड के अकॉर्डिंग एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा और उसको हम लोग रेंडर कराएंगे। तो कोड पे चलते हैं और यहाँ पे कुछ चेंजेस करते हैं। तो अपने ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है। अब इसमें से मुझे कुछ प्रॉपर्टीज़ चाहिए और कुछ प्रॉपर्टीज़ नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस ऑब्जेक्ट के लिए एक नया ऑब्जेक्ट बना लूँगा। मतलब जितना भी हमारा रीजनल वाला एरे के अंदर डेटा पड़ा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा और उसके अंदर सिर्फ वही प्रॉपर्टीज़ होंगी जो मुझे चाहिए होंगी। तो ये एक अच्छा कैंडिडेट है मैप फंक्शन के लिए। तो यहाँ पे हम लोग जावास्क्रिप्ट का मैप फंक्शन यूज़ करेंगे। मैप क्या करता है, आपके एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में डेटा को कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे मैं मैप फंक्शन का यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मैं एक नया वेरिएबल बनाता हूँ रोज़ के नाम से और यहाँ पे हम लिखेंगे कोविड डेटा रीजनल के अंदर हमारे पास एरे है तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे और यहाँ पे मैं मैप फंक्शन का यूज़ करता हूँ। तो हमारे पास एक रीजन आ जाएगा और यहाँ पे मैं एरो फंक्शन का यूज़ करता हूँ और यहाँ पे हमें एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पे मैं एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करूँगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब यहाँ पे हमें LOC चाहिए तो इसको एक्सेस करेंगे हम लोग और यहाँ पे मैं लिखूँगा region.loc। तो उसके बाद मुझे यहाँ पे टोटल कन्फर्म वाले केसेस चाहिए। तो यहाँ पे मैं टोटल कन्फर्म वाली प्रॉपर्टी एक्सेस करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ region.totalConfirmed। उसके बाद हमें ये वाली प्रॉपर्टी चाहिए तो इसको हम लोग यहाँ पे एक्सेस करेंगे और यहाँ पे हमें डेथ्स वाली प्रॉपर्टी चाहिए। तो इसी तरीके से हम लोग इसको भी एक्सेस कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास रोज़ के अंदर डेटा आ जाएगा जो मुझे रेंडर करना है। मतलब इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ थी वो फिल्टर आउट हो जाएंगी। रोज़ के अंदर से वही डेटा होगा जो मेरी UI को चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग मैप फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको लॉग कराता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे क्या डेटा आ रहा है। कंसोल पे चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारे पास 36 ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास वही डेटा आ रहा होगा जो हमें यहाँ पे रेंडर करना है। तो यहाँ पे हमारे पास LOC आ रही है जो यहाँ पे आएगी, टोटल कन्फर्म केसेस है जो यहाँ पे आएंगे, डिस्चार्ज के अंदर हमारे पास 5200 आ रहा है तो यहाँ पे भी 5200 है और यहाँ पे हमारे पास डेथ्स में 64 है। तो यहाँ पे हमें ये रेंडर करना है। तो 4 प्रॉपर्टीज़ ही आ रही हैं जबकि मेरे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के अंदर काफ़ी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ थी। तो जो प्रॉपर्टीज़ हमें चाहिए होती है उनको हम लोग फिल्टर आउट कर लेते हैं मैप की मदद से। तो इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे हम लोग एलिमेंट्स को जनरेट करने के लिए। तो एक बार इस टेबल की ID देख लेते हैं। इस टेबल पर ID दे रखी है मैंने डेटा टेबल और T बॉडी के अंदर हमें TR जनरेट करनी है। हर TR के अंदर हमारे पास TDs हैं। तो देखते हैं इसको कैसे जनरेट करेंगे। तो वापस कोड पे चलते हैं। तो इस लॉग स्टेटमेंट को रिमूव कर देते हैं। अब क्योंकि हमें हर रीजन के लिए एक रो जनरेट करनी है तो यहाँ पे मैं फॉर लूप का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ rows.forEach और यहाँ पे हमें एक रीजन मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग एक फॉर ईच लूप लगाएंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ पे एक TR जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं TR जनरेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ where TR इक्वल टू document.create element और यहाँ पे हम लोग TR पास कर देंगे कि हमारा एक TR एलिमेंट क्रिएट कर दो। अब हर TR के अंदर हमें TD जनरेट करनी है।
तो रीजन के अंदर हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इन प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग टीडी जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ का यूज़ करेंगे और यहाँ पे मैं रीजन पास करूँगा। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास ये 4 प्रॉपर्टीज़ थी, LOC, टोटल कन्फर्म, डिस्चार्ज और डेथ्स। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ का एक्सेस किया है, जिसकी मदद से हम इन प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करेंगे। तो इसके अंदर भी यहाँ पे मैं फॉर ईच लूप लगाऊंगा और यहाँ पे मैं लिखता हूँ की, और यहाँ पे मैंने इस तरीके से एक एरो फंक्शन यूज़ किया है। अब हर की के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे एक TD जनरेट करना है, तो यहाँ पे मैं एक TD जनरेट करूँगा, TD इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ पे हम लोग अपना TD जनरेट करेंगे। अब इस TD की हमें वैल्यू सेट करानी है, तो यहाँ पे मैं inner HTML प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा। तो इस तरीके से हम लोग लूप लगाते रहेंगे और यहाँ पे मैं रीजन के अंदर इस की को एक्सेस करूँगा। तो इस तरीके से हम लोग इसका टेक्स्ट एक्सेस करेंगे। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उन पे वो लूप करेगा इस ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ की मदद से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ पे मैंने फॉर ईच लूप लगाया है। तो सबसे पहले इसके अंदर LOC आएगा, तो वो LOC के लिए TD जनरेट कर देगा। फिर वो इस वाली प्रॉपर्टी पे आएगा, तो उसके लिए एक TD जनरेट कर देगा। फिर वो इस वाली प्रॉपर्टी पे आएगा, उसके लिए TD जनरेट कर देगा। तो ऐसे करते करते वो 4 TD जनरेट करेगा एक TR के लिए। तो एक TR के लिए हमारे पास ये 4 TD जनरेट हो जाएंगे और इन TD को हम लोग यहाँ पे अपेंड कर देंगे इस TR के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा TR डॉट अपेंड चाइल्ड और यहाँ पे इस TD को पास कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट TRs आ जाएंगे। अब इस TR को मुझे अपेंड करना है अपने टेबल के अंदर, तो देखते हैं वो कैसे एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अपने टेबल को एक्सेस करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेबल और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID और इसके अंदर मैं पास करूँगा डेटा टेबल। तो इस तरीके से हम लोग अपने टेबल को एक्सेस करेंगे और इस टेबल के अंदर हमारे पास T बॉडी है, तो उसको हमें एक्सेस करना है। तो यहाँ पे मैं एक्सेस करूँगा T बॉडी टेबल डॉट क्वेरी सेलेक्टर। यहाँ पे हम लोग क्वेरी सेलेक्टर का यूज़ करेंगे और यहाँ पे मैं पास करूँगा T बॉडी। तो इस तरीके से हमारे पास T बॉडी आ जाएगी और इस T बॉडी के अंदर हम लोग अपेंड चाइल्ड कर देंगे इस TR को। तो इस तरीके से ये काम करेगा। तो इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा डेटा जो है वो रेंडर हो चुका है। तो इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ से मैं। जितनी भी हमारे पास रीजन्स थे उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा डेटा रेंडर हो चुका है। तो इस तरीके से हमारे पास TR और TD जनरेट हुई हैं, जो कि हमने डायनेमिकली जनरेट करी हैं अपने डेटा के बेसिस पे। अभी के लिए हमारे पास ये 2 बार आ रही है, तो देखेंगे इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो वापस कोड पे चलते हैं और देखते हैं क्या लॉजिक लिखा है। तो सबसे पहले मैंने अपना डेटा टेबल एक्सेस किया, उस डेटा टेबल के अंदर T बॉडी एक्सेस करी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल है, टेबल के अंदर हमारे पास T बॉडी है। इस T बॉडी के अंदर मुझे TR अपेंड करने हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने T बॉडी एक्सेस करी है। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये जो रोज़ वाला डेटा है हमारे पास जो हमने यहाँ से निकाला था मैप करके, उस पर फॉर ईच लूप लगा दिया, क्योंकि हमें हर रीजन के लिए एक रो जनरेट करनी है। तो यहाँ पे मैंने एक फॉर ईच लूप लगाया है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने एक TR जनरेट करी। TR कैसे जनरेट करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ पे हम लोग एलिमेंट टाइप भेज देंगे। तो यहाँ पे मैंने TR भेजा है। अब यहाँ पे हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, इन चारों प्रॉपर्टीज़ के लिए मुझे TD जनरेट करना है। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ का यूज़ किया है। ये ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ क्या करेगा, ये मुझे चारों प्रॉपर्टीज़ देगा 1 बाय 1। तो सबसे पहले मुझे वो LOC देगा, तो इसके लिए मैं एक TD जनरेट करूँगा। फिर वो मुझे देगा टोटल कन्फर्म, तो इसके लिए मैं एक TD जनरेट करूँगा। तो वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इस कीज़ पे लूप कर रहा हूँ, जितनी भी इसकी कीज़ है उस पर लूप कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर ईच लूप लगाया मैंने। तो ये मुझे सबसे पहले LOC देगा, तो उसके लिए मैंने एक TD जनरेट करी और उसकी वैल्यू सेट करा दी यहाँ पे। अब इस TD को मैंने इस TR के अंदर अपेंड कर दिया। तो इस तरीके से हमारे पास एक TR के अंदर 4 TD हो जाएंगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। तो वो चारों प्रॉपर्टीज़ के लिए TD जनरेट करेगा और उसको TR में अपेंड कर देगा। फिर उसके बाद इस TR को मैंने यहाँ पे अपेंड कर दिया T बॉडी में। तो इस तरीके से ये लूप काम कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे रीजन को लॉक करा देता हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पे मैं रीजन को लॉक करा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास कंसोल में ये सारे रीजन्स आ रहे हैं। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ यहाँ पे, तो ये हमारे पास चारों प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इस पर एक बार ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ लगा के भी दिखा देता हूँ कि हो क्या रहा है इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ और इसको लॉक कराते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास एक एरे आ रहा है, जिसके अंदर ये चारों प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबके लिए सेम डेटा है हमारे पास। सबसे पहले वो इस वाली की को पकड़ेगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक TD जनरेट करेगा। फिर इसको पकड़ेगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक TD जनरेट करेगा, और इस तरीके से हमारा काम करेगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। अब ये हमारे पास 2 बार रेंडर हो रहा है, तो देखते हैं इसको कैसे फिक्स करेंगे। तो ये जो हमारी T बॉडी है, इसके अंदर हमारे पास एक रो पड़ी हुई है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ और अपनी HTML पे चलते हैं एक बारी, तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास T बॉडी के अंदर एक रो पड़ी होगी, जिसको मुझे एम्प्टी करना है, मतलब इस TR को मुझे रिमूव करना है। तो देखते हैं इसको कैसे रिमूव करेंगे। तो T बॉडी को मैं एक्सेस करूँगा और इसकी इनर HTML को यहाँ पे मैं एम्प्टी स्ट्रिंग कर दूँगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको एम्प्टी कर देंगे और दोबारा से इस कोड को अनकमेंट कर देते हैं और इसको रन करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब वो रिपीट नहीं हो रहा है। सबसे पहले उसने उसको एम्प्टी किया और उसके बाद हमारा डेटा रेंडर हुआ है।
तो इस तरीके से हम लोग डायनेमिकली HTML जनरेट कर सकते हैं, मतलब बेस्ड ऑन दी डेटा आप HTML को जनरेट कर सकते हो। तो आप एक बार डेटा को देखो कि किस तरीके से वो डेटा पड़ा है, आपको उसको किस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हो, वहाँ पे मैप फंक्शन लगना है कि नहीं, फॉर ईच लगना है कि नहीं। तो उसकी वजह से आप एलिमेंट्स को क्रिएट करोगे और उनको अपेंड कर दोगे अपने डॉम में। ऑल्दो इसके लिए हमारे पास काफ़ी सारे फ्रेमवर्क्स आ गए हैं जो हमारी लाइफ थोड़ी सी ईजी कर देते हैं। तो यही सेम चीज़ हम लोग रिएक्ट में भी करेंगे, बट हमें पता होना चाहिए कि अंडर द हुड कैसे चल रही हैं चीज़ें। तो इस तरीके से हम लोग क्रिएट एलिमेंट का यूज़ करते हैं, इनर HTML की प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम एलिमेंट्स को अपडेट करते हैं। तो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। ये लैंग्वेज भी सीख लो, वो लैंग्वेज भी सीख लो, जीवन एक रेस है, ऊपर चढ़ना सीख लो, हो जाए जब सब कुछ खुद बनना सीख लो, उठा के बस्ता नाप के रास्ता, हर कोई चला है IT में, IT में IT